हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे और यह सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स या कहें तो पूरे एजुकेशन कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी की बात है कि 34 साल के बाद हमें एक नई और सरल शिक्षा नीति मिली है, जिससे हमें उम्मीद है कि शिक्षा क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों में ही सुधार होगा। तो आज हम नई शिक्षा नीति पार्ट 1 कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। पहले बात करें इसके इंडेक्स को, तो इस शिक्षा नीति को कंटेंट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग में स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, उसके बाद हायर एजुकेशन, फिर अदर की एरियाज ऑफ फोकस और मेकिंग इट हैपन। इसके बाद इंट्रोडक्शन में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताने के साथ साथ यह भी कहा गया है कि इसमें ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा रिफ्लेक्ट होता है, जिसके अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 सीक्स टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाय 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के इस व्यापक पहलू में इंक्लूसिव यानी कि समावेश और क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए शिक्षा को इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सपोर्ट लर्निंग और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज और पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो इन गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। जिस तरह विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इसी वजह से इनकी जगह अनस्किल्ड जॉब मशीन्स ने ले ली है। तो दुनिया के साथ चलने के लिए हमें नए एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें यह सीखना होगा कि सीखना कैसे है, यानी कि लर्न हाउ टू लर्न, और कम पाठ्यक्रम और ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो। पिछली पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो उनमें एक्सेस और इक्विटी पर बहुत ज़्यादा फोकस था, पर इस नई एजुकेशन पॉलिसी में सभी पहलुओं को बराबर ध्यान में रखा गया है, जैसे कैपेबिलिटी ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, करेज एंड रिजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, इथिकल वैल्यूज़ आदि। और इस पॉलिसी में बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की भी बात कही गई है, जिसमें है पहला, रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ चाइल्ड, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, emphasis on conceptual understanding, ethics and constitutional values, multilingualism and power of language, life skills और focus on regular formative assessment। इसके बाद extensive use of technology, respect for diversity, full equity and inclusion, teachers and faculty as heart of learning process, light but tight regulatory framework, outstanding research, continuous policy making, education is public service, sustainable investment in strong and vibrant public education system। तो अगर हम बात करें रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड में, इसमें टीचर्स और पेरेंट्स को सेंसिटाइज करके, जिसमें केवल उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही नहीं देखा जाएगा बल्कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को गहनता से देखा जाएगा। और हाईएस्ट प्रायोरिटी टू फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में इस तरीके से किया जाएगा कि ग्रेड 3 तक आते आते सही से विद्यार्थी पढ़ना और लिखना सीख जाए और उसे कुछ गणित का भी ज्ञान हो जाए। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो सब्जेक्ट बच्चा वो पढ़ सके जिससे वो अपने जीवन का रास्ता अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से ही चुन सके। अब नो हार्ड सेपरेशन की बात अगर हम करें तो कोई हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में नहीं होगी, जिससे सभी प्रकार की नॉलेज में इंटीग्रिटी बनी रहेगी और किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एम्फसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन सिर्फ रट्टा मारकर एग्जाम पास करने के लिए नहीं होगी बल्कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी, जिससे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। अब इथिक्स और
इथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें एम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनलीनेस, कर्टसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वलिटी और जस्टिस, इस तरीके की सभी वैल्यूज़ का उल्लेख किया गया है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग कि हम बहुत सारी भाषाओं पर इसमें बल दिया गया है, राष्ट्रीय भाषाओं पर खास बल दिया गया है जिसमें मातृभाषा का जिक्र है। इसके बाद लाइफ स्किल्स की बात करें तो लाइफ स्किल्स में हमारे पास इसमें कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है, कोऑपरेशन की बात कही जा रही है, टीम वर्क है, रिजिलियंस है। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि समेटिव असेसमेंट की जगह, जो कि एक ही बार एंड में होती थी, अब रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ पे बहुत बल दिया गया है और विभिन्नता का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट की भी बात कही गई है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें फुल इक्विटी और इंक्लूजन में फुल एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी फॉर ऑल की बात है। फिर टीचर्स एंड फैकल्टी एज हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स की रिक्रूटमेंट, प्रेपरेशन, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट और सर्विस कंडीशंस का भी इसमें ध्यान रखने की बात कही गई है। ये लाइट बट टाइट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कही गई है, जिसमें इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और सबसे बड़ी चीज़ इसमें रिसोर्सेज की एफिशिएंसी भी बनी रहेगी। देन आउटस्टैंडिंग रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। कॉन्टीन्यूस पॉलिसी मेकिंग होगी, ऐसा नहीं कि जैसे 34 साल बाद हमें ये पॉलिसी मिली। अब रेगुलर रिसर्च और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स इस पर लगातार काम करते रहेंगे और कॉन्टीन्यूस पॉलिसी मेकिंग होती रहेगी। अब एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस, यानी कि ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रहेगी या कोई सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा। एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस रहेगी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्राइवेट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही है, जो डेमोक्रेसी यानी कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें विजन ऑफ पॉलिसी की, क्या विजन है? विजन है रूटेड इन इंडियन एथॉस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज भारत, सस्टेनेबली इनटू इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज society by providing high quality education to all, thereby making India a global knowledge super power। तो ये क्या है, जिसमें कि इंडियन एथॉस भी होंगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात होगी, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, जिससे हम इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की फॉर्म में देख पाएंगे। इसके बाद हम जो पहला इसका एस्पेक्ट था स्कूल एजुकेशन, उसकी बात करते हैं। पहले एजुकेशन 2 स्टेजेस में था, जिसमें कि हम बात करें प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर की तो 10+2 यानी कि 10 साल तक, 6 से 16 साल तक बच्चा 10वीं में पढ़ेगा और उसके बाद 16 से 18 साल की उम्र उसकी 10+2 में जाएगी। लेकिन अभी नया जो एकेडमिक स्ट्रक्चर आया है उसके अंदर हमें 5+3+3+4 दिया गया है, जिसमें कि जो 5 ईयर्स हैं वो फाउंडेशनल स्टेज है, यानी पहले के जो होंगे 3 साल या 5 साल, 5 साल में 3 साल होंगे प्री प्राइमरी और फिर अगले 2 साल होंगे क्लास 1 और 2। उसके बाद दूसरा प्रेपरेटरी स्टेज होगी 3 साल के लिए, जिसके अंदर कक्षा 3 से 5 की बात कही गई है, यानी उम्र बच्चे की 8 से 11 साल। उसके बाद अगले 3 साल कक्षा 6, 7 और 8 के लिए, और उसके बाद सेकेंडरी जिसके अंदर कक्षा 9 से 12 की बात कही गई है। अब स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 8 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। अगर हम बात करें तो 85% जो बच्चे का दिमाग है उसका डेवलपमेंट जो है 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। 85% ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू एज 6। अब जब हम ये कह रहे हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिले, और अभी बहुत से सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चों को ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। और इस पॉलिसी के अनुसार इस एजुकेशन का प्रावधान एक पावर इक्वलाइज़र का काम करेगा। और अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की
तो इसको प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड बनाया जाएगा, जिससे बच्चों के हर एस्पेक्ट की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगी, चाहे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल या एथिकल एस्पेक्ट हो। अब इसके अंदर हम बात करें करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई। एनसीईआरटी 8 साल तक के बच्चों के लिए 2 भागों में करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाएगी। पहला सब फ्रेमवर्क जन्म से 3 साल तक, दूसरा सब फ्रेमवर्क 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। और ये फ्रेमवर्क ईसीसीई में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की लेटेस्ट रिसर्चेस के बेस पर बनाए जाएंगे, जो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए गाइड का काम करेगा। इसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे, जिनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले इक्विपमेंट्स, ट्रेंड वर्कर्स और टीचर्स होंगे। इस चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से फंडिंग होगी। अब प्रेपरेटरी क्लासेस की अगर हम बात करें तो 5 साल से पहले तक आंगनवाड़ी में एजुकेशन लेने के बाद बच्चा प्रेपरेटरी क्लास, जिसको कि बाल वाटिका कहा गया है, जो कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले होगी, और इसमें मिड डे मील के साथ प्रॉपर हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था होगी। अब हाई क्वालिटी जो ईसीसीई टीचर हैं इन आंगनवाड़ी, उनमें जो प्रेजेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और 10+2 के बाद ईसीसीई का एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, या 10वीं के बाद 1 साल का डिप्लोमा करना होगा। और ये प्रोग्राम डिजिटल या डिस्टेंस मोड से या DTH चैनल या स्मार्टफोन की मदद से भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। और ईसीसी इन आश्रमशालास की बात करें, इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में, तो नॉर्मल आंगनवाड़ी की तरह उनकी भी वर्किंग होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके अंदर एक बहुत ही अर्जेंट और प्री रिक्वेस्ट जो लर्निंग के लिए है, वो लिखना, पढ़ना और अंकों का ज्ञान की बात कही जा रही है। फ्यूचर स्कूल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्विस से ये पता चलता है कि हम लर्निंग क्राइसिस में हैं, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल के लगभग 5 करोड़ बच्चे लिखना और पढ़ना ही नहीं जानते और ठीक से जमा घटा करना भी नहीं जानते। इसीलिए ही ये पॉइंट नंबर 2 फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अर्जेंट नेशनल मिशन के तहत रखा गया है, जिसका उद्देश्य रहेगा कि तीसरी कक्षा तक आते आते बच्चों को इसका ज्ञान हो जाए, और जिसे 2025 तक हमें अचीव करना है। टीचर वैकेंसीज विल बी फिल्ड सून। टीचर वैकेंसीज जल्दी ही भरी जाएंगी, फिल की जाएंगी, और स्पेशली डिसएडवांटेजेड सेक्शंस में, या वहाँ जहाँ टीचर प्यूपिल रेशो ज़्यादा है। वैसे तो प्यूपिल टीचर रेशो 1:30 रखी जाएगी, पर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए यह 1:25 होगी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए हाई क्वालिटी रिसोर्सेज की नेशनल रिपोजिटरी, नेशनल टीचर्स पोर्टल दीक्षा पर तैयार की जाएगी, जो कि टीचर्स के लिए एक एड का काम करेगी, जिसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सभी भाषाओं के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। इसके बाद स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल। इस समय जब ईसीसीई की यूनिवर्सल एक्सेस नहीं है, तो ग्रेड 1 में आने वाले बच्चों के लिए पहले 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल होगा। यानी कि जब बच्चा पहली कक्षा में आएगा, तो पहली कक्षा में आने से पहले उसे 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल करना होगा, जिससे बच्चा स्कूल एजुकेशन के लिए रेडी हो सकेगा। और ये मॉड्यूल एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। पीयर ट्यूटोरिंग की अगर हम बात करें, तो हमने लर्निंग क्राइसिस की बात की, तो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करने के लिए पीयर ट्यूटोरिंग एक अच्छा माध्यम है। स्कूल में पीयर ट्यूटोरिंग एक जॉयफुल एक्टिविटी होगी। पीयर ट्यूटोरिंग आपस में जब फ्रेंड्स मिलकर पढ़ते हैं, बच्चे आपस में मिलकर पढ़ते हैं, उसे पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं, जो ट्रेन टीचर्स की गाइडेंस में ही होगी। और कम्युनिटी लेवल पर देखें तो समाज का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाएगा, तो हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के मिशन को जल्दी ही
अचीव कर लेंगे। अब बात करें पब्लिक स्कूल एंड डिजिटल लाइब्रेरीज़ की, तो सभी एन्जॉयबल इंस्पिरेशनल बुक्स को इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा, जो कि स्कूल या पब्लिक लाइब्रेरी में अवेलेबल रहेंगी, जिससे रीडिंग कल्चर को बढ़ाया जा सकेगा। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में रीडिंग हैबिट्स हमारी ख़त्म हो गई हैं, तो इसीलिए रीडिंग कल्चर को बढ़ाने के लिए ये प्रावधान रखा गया है। डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी बनाई जाएंगी। स्कूल लाइब्रेरीज़ को नॉन स्कूल आवर्स में भी यूज़ किया जाएगा, यानी स्कूल बंद होने के बाद भी हम स्कूल की लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर पाएंगे। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, क्वालिटी, लैंग्वेज, लेवल, जेनर, ज्योग्राफी, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels। अब सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई ने यूनिवर्सल एनरोलमेंट की जो बात की है, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर हायर ग्रेड्स में स्टूडेंट रिटेंशन की बात करें तो ये अब भी एक सीरियस इशू है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो अगर हम छठी से 8वीं की बात करें तो 90.9% था, और 9वीं से 10वीं के बीच में 79.3% था, और कक्षा 11 से 12 में 56.5% था। यानी कि ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के बाद स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एकदम से बढ़ जाती है। अब यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2013 में 6 से 18 साल के 6.2 करोड़ बच्चों ने स्कूल छोड़ा, लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार 2035 तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का गोल है। 2035 तक हम सभी बच्चों को एनरोल कर लेंगे, और इसके लिए 2 इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जिससे वो बच्चे स्कूल में वापस आ सकें जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, और जो आ रहे हैं वो स्कूल छोड़कर ना जाएं। पहला है इफ़ेक्टिव और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 12 जो कि सेफ और एंगेजिंग हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और साथ ही सोसाइटी के साथ मिलकर ऑल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें प्रवासी मजदूरों के बच्चे या जो ड्रॉप आउट बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं वो फिर से मेन स्ट्रीम में आ सकें। और दूसरा केयरफुल ट्रैकिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्कूल एज वेल एज लर्निंग लेवल्स। काउंसलर्स और वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स होंगे जो समय समय पर इसकी जांच करते रहेंगे। और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और स्टेट ओपन स्कूल्स को एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे। प्रेजेंट प्रोग्राम के साथ साथ ओपन स्कूल ABC लेवल के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम के ग्रेड 3, 5, 8 के बराबर होंगे। यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो डिस्टेंस से भी इन कक्षाओं का जो सिलेबस है वो पढ़ सकेंगे। और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम 10th और 12th के इक्वलेंट, इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन और लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागॉजी न्यू 5+3+3+4 डिज़ाइन। हमने फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्टेज की बात की। तो फाउंडेशनल स्टेज जो कि पहले 5 साल तक है, तो पहले जो 5 साल की शिक्षा होगी वो फ्लेक्सिबल, प्ले, एक्टिविटी बेस्ड और ECCE बेस्ड होगी। प्रेपरेटरी स्टेज जो कि अगले 3 साल तक चलेगी वो डिस्कवरी बेस्ड होगी, एक्टिविटी बेस्ड, और यहाँ ग्रेजुअली टेक्स्ट बुक्स और फॉर्मल लर्निंग की शुरुआत भी साथ साथ हो जाएगी। मिडिल स्टेज के अगले 3 साल ज़्यादा फॉर्मल होंगे, पेडागॉजिकल करिकुलर एस्पेक्ट्स के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रिलेशन विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद जो हाई स्कूल के 4 साल होंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर आधारित होंगे, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। और 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्स भी अवेलेबल होंगे, जिसमें ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बल दिया जाएगा। बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर पाएगा। अब वो आर्ट्स, कॉमर्स, जैसे हमने पहले बात की कि आर्ट्स, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ या फिर करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी। और
रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहांस लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। करिकुलम कंटेंट को असेंशियल टॉपिक्स तक सीमित रखा जाएगा, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्पेस होगा, और एजुकेशन को इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग होगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होगी? हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को एम्पावरमेंट मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्सेज चॉइस की बात करेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यंग चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, कि अगर हम मातृभाषा में बात करें तो छोटे बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। तो क्लास 5 तक जो हमारी एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होगी, ये क्लास 8 तक भी जा सकती है। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी। टीचर को बाइलिंगुअल अप्रोच रखनी होगी, जिससे दो भाषाओं को मिक्स करके वो पढ़ा सकता है, और बच्चा किसी भी भाषा को 2 से 8 साल तक की उम्र तक अच्छे से सीख सकता है। इसीलिए बहुभाषा या मल्टीलिंगुअल अप्रोच होगी, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो मदर टंग पर होगा। और 3 लैंग्वेज फार्मूला कॉन्टिन्यू रहेगा, जो हमारा पहले चलता आ रहा है। कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टेट पर थोपी नहीं जाएगी, और जो 3 लैंग्वेज की चॉइस वो स्टेट की होगी और रीजन की होगी और स्टूडेंट्स के कोर्स की होगी। और इन 3 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेजेस हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस होंगी और कोई एक फॉरेन लैंग्वेज होगी। और कक्षा 6 से 8 तक हर बच्चे को फन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में भाग लेना होगा ऑन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और ये किसके तहत होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर, जिसके तहत वो डिफरेंट क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में जान सकेगा, जैसे संस्कृत, जिसमें लैटिन ग्रीक भाषा से ज़्यादा लिटरेचर है, जिसे संस्कृत नॉलेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के माध्यम से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया के साथ साथ पाली, पर्शियन, प्रकृत को भी बढ़ावा मिलेगा। और ग्लोबल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, पोर्चुगीज, चाइनीज आदि लैंग्वेजेस को पढ़ने का भी प्रावधान होगा। भाषाओं का ज्ञान जो होगा वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से होगा, जिसमें फिल्म्स, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, म्यूजिक, गेमिफिकेशन ऐप्स आदि होंगे। इंडियन साइन लैंग्वेज को थ्रू आउट कंट्री स्टैंडर्डाइज्ड किया जाएगा, यानी मानक बनाया जाएगा। करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज, इंपॉर्टेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए रेलेवेंट स्टेजेस पर करिकुलर और पेडागोजिकल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ और ऑर्गेनिक लिविंग एट्सेट्रा। और इंडिया के फ्यूचर और इसके लीडरशिप रोल को देखते हुए मैथमेटिकल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से मिडिल स्कूल से ही शुरू किया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन जो कि इस पॉलिसी में हुआ है कि ग्रेड 6 से 8 तक के बीच बच्चा एक फ़न कोर्स करेगा, जो 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें उसे भारी बस्ता नहीं उठाना होगा, जहां वो अपने ही लोकल एरिया के वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेगा, जैसे कारपेंटर के पास, गार्डनर के पास, कोई आर्टिस्ट है, कोई पॉटर है, इनके पास जाके वो 10 दिन की ट्रेनिंग लेगा, जिससे वोकेशनल क्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा। और नॉलेज ऑफ इंडिया होगी, जिसमें बच्चों को एंशियंट इंडिया और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया जाएगा। बच्चे को बचपन से ही सही और गलत के बारे में भी बताया जाएगा, और यह भी बताया जाएगा कि उसके किसी काम से दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके अलावा मोरल वैल्यूज़ के बारे में भी बताया जाएगा। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2020 बनाया जाएगा, जिससे 5 से 10 साल के में अपडेट किया जाएगा। और उसके बाद नेशनल टेक्स्ट बुक्स विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, रोट लर्निंग की जगह, जो हम रट्टा मारने की बात करते हैं, उसकी जगह कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान में रखा जाएगा, और टेक्स्ट बुक्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा, जो लो कॉस्ट होंगी और हाई क्वालिटी बेस्ड होंगी, और स्कूल के बैग्स के वजन को भी घटाया जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट।
असेसमेंट अब तक रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन को चेक करने के लिए कि बच्चे ने कितना रट्टा, कितना याद किया, उसके लिए समेटिव असेसमेंट होती थी जो कि सेशन या सेमेस्टर के एंड में होती थी। पर अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी जो कि कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करेगी, जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एट्सेट्रा। रिपोर्ट कार्ड को रीडिज़ाइन किया जाएगा जो होलिस्टिक 360 डिग्री यानी कि मल्टी डायमेंशनल होगा, और ये रिपोर्ट कार्ड स्कूल और घर के बीच लिंक का काम करेगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। अभी तक जो एग्ज़ाम सेंटर एजुकेशन थी, स्पेशली सेकेंडरी लेवल पर, जिसमें बच्चों का अधिकतर समय कोचिंग सेंटर पर बीतता था, अब बोर्ड एग्ज़ाम्स को इजी बनाया जाएगा और डिपेंडिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, जिससे वो आसानी से एग्ज़ाम्स को पास कर सकेंगे। बच्चे को 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और एक अपने स्कूल ईयर में और एक इम्प्रूवमेंट में, अगर वो चाहेगा। इसी के तहत एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बोर्ड ऑफ असेसमेंट की मदद से न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, और 2022-23 से असेसमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो एनसीएफ 2020 के अनुरूप होगा। और अब स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस जो होगी वो 10th या 12th के बाद ट्रैक नहीं होगी, बल्कि वो 3rd, 5th, 8th के बाद स्कूल एग्जामिनेशन दे पाएंगे, जिससे थ्रू आउट उनकी असेसमेंट होती रहेगी। और सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एनटीए ही काम करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्पेशल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी और एनसीएफटी टैलेंटेड बच्चों की एजुकेशन के लिए गाइडलाइन तैयार करेगी। इसके लिए बीएड स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होंगे। स्कूल्स में टॉपिक सेंटर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स, सर्कल्स बनाए जाएंगे, जैसे साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूज़िक परफॉर्मेंस सर्कल, चेस, पोइट्री, लैंग्वेज, ड्रामा, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स। टीचर स्टूडेंट्स को उनका कोई एक इंटरेस्ट या टैलेंट पहचानने में मदद करेगा, और ओलंपियाड्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंपटीशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और धीरे धीरे एजुकेशन को डिजिटलाइज्ड भी किया जाएगा। अब टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, अच्छे टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन के लिए। और उसके बाद टीचर ट्रांसफ़र पर रोक लगाई जाएगी, केवल प्रमोशन या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद शेयरिंग ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग ऑफ स्कूल्स के कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उनमें टीचर्स को शेयर किया जाएगा। लोकल नॉलेज के लिए लोकल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाएगा। और उसके बाद सर्विस, एनवायरनमेंट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज़ के साथ टीचर्स की कम्युनिटी बनाई जाएगी, जिसमें नॉलेज शेयरिंग की बात कही गई है। यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी की भी बात है। और नई पॉलिसी के अनुसार टीचर्स को अब नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, और ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स भी बनाए जाएंगे, जिसमें हर टीचर को 1 साल में 50 घंटे पार्टिसिपेट करना होगा। 1 साल में 50 घंटे उसे अपनी डेवलपमेंट करनी होगी। इसमें स्कूल प्रिंसिपल्स या लीडर्स के लिए भी मॉड्यूल होंगे। करियर मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन में टीचर्स को उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए रिकग्निशन, प्रमोशन और सैलरी रेज भी मिलेगा, जो कि एक मोटिवेशन का काम करेगा। वर्टिकल मोडालिटी की फैसिलिटी रहेगी, जिसमें आउटस्टैंडिंग टीचर्स को डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जगह मिल सकती है, जैसे बीआरसीज में शिफ्ट कर दिया, सीआरसीज में, बाइट्स में, डाइट्स में उनकी प्रमोशन हो सकती है। देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स की बात करें तो 2022 तक कॉमन गाइडिंग सेट यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST डेवलप होगा, जिसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की देखरेख में बनाया जाएगा, और जिसके बेसिस पर स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल बनेगा, और सैलरी, टेन्योर या नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं, इस अप्रेजल के बेसिस पर ही पढ़ेगी। स्पेशल एजुकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स, प्री सर्विस या इन सर्विस कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे।
इसके बाद अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, बेस्ट टीचर प्रोड्यूस करने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट और पैडागोजी चाहिए, और उसके लिए टीचर एजुकेशन को 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगी वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगी। 2 ईयर बीएड जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है उनके लिए 2 ईयर बीएड होगी। जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री कर ली है या मास्टर्स कर ली है ये 1 ईयर की बीएड होगी। पर ये सभी प्रोग्राम वही इंस्टीट्यूट करा पाएंगे जहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अभी इसमें एक और नया प्रावधान है कि बीएड अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी की जा सकेगी, और सभी बीएड प्रोग्राम में प्रॉपर ट्रेनिंग इन लोकल स्कूल्स और को एम्फोसिस किया जाएगा, और फाउंडेशनल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन सब की भी नॉलेज दी जाएगी। स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बाइट डाइट पर अवेलेबल होंगे जो लोकल प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को बढ़ावा देंगे। शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन, यानी बीएड करने के बाद एक पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्सेज शुरू होंगे कि अगर टीचर्स और स्पेशलाइज्ड एरिया में जाना चाहते हैं, लाइक स्पेशल एजुकेशन में, लीडरशिप में, मैनेजमेंट में, या फिर एक लेवल से दूसरे लेवल, यानी कि हमने बात की 5+3+3+4 यानी कि फाउंडेशनल से प्रेपरेटरी, प्रेपरेटरी से मिडिल या सेकेंडरी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। और 2021 के एंड तक एनसीटी द्वारा एनसीएफटी बनाया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड होगा, जिसे हर 5 से 10 साल बाद रिवाइज किया जाएगा। इसके बाद इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सभी पॉलिसीज़ को रिवाइज करने की बात है, जैसे कैश इंसेंटिव टू पेरेंट्स, स्कॉलरशिप, प्रोवाइडिंग बाइसिकल्स। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेंडर इंक्लूजन फंड बनाएगी जो गर्ल्स के लिए भी और ट्रांसजेंडर के लिए भी क्वालिटी और इक्विटेबल एजुकेशन के लिए काम करेगी। ऐसे ही इंक्लूजन फंड सोशल डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए भी बनाए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को बहुत सारी फंडिंग और सपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। उसके बाद इसके अंदर आता है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। और इसके बाद एफिशिएंट रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एफिशिएंट रिसोर्सेज और इफेक्टिव गवर्नेंस होगी स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स के थ्रू। इसमें आ रहा है 2016-17 में अगर देखा जाए 1,19,303 सिंगल टीचर स्कूल थे। ऐसे स्कूल 1,19,303 ऐसे स्कूल थे जिनमें एक ही टीचर था, और 94,028 प्राइमरी स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चों की संख्या 30 से कम थी या जिनमें टीचर्स को मल्टी लेवल पर पढ़ाना पड़ता था। अब इस आइसोलेशन का एजुकेशन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए कंसोलिडेशन एक अच्छा ऑप्शन है जिसके तहत प्रॉपर रोड्स, बस सर्विसेज भी हों, और इन चैलेंजेस को 2025 तक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रुप या रैशनलाइज स्कूल द्वारा एड्रेस किया जाएगा। और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हर स्कूल के अंदर एडिक्वेट नंबर ऑफ काउंसलर्स हों, सोशल वर्कर्स हों, ट्रेन टीचर्स होंगे और एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज जैसे साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्किल लैब, प्लेग्राउंड्स आदि। जॉइंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे जिसमें टीचर्स टीचिंग लर्निंग कंटेंट शेयर करेंगे। जॉइंट कंटेंट डेवलपमेंट होगी। जॉइंट एक्टिविटीज़ जैसे आर्ट्स, साइंस, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स मीट, क्विजेज और डिबेट्स होंगी। ग्रुपिंग स्ट्रक्चर होगा जिसे स्कूल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप स्ट्रक्चर जिसे स्कूल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। इसके तहत क्या होगा, एक सेकेंडरी स्कूल होगा और 5 से 10 मील के अंदर जितने भी लोअर ग्रेड स्कूल आएंगे वो सब उस स्कूल के अंडर आएंगे। और ये सजेशन अगर देखा जाए तो एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने भी दी थी, लेकिन इस ग्रुपिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था। हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को बाल भवन बनाने के लिए कहा जाएगा जिसमें बच्चे वंस अ वीक जाएंगे अपनी रिक्रिएशन के लिए, फन एक्टिविटीज़ के लिए।
स्कूल्स में सामाजिक चेतना केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें सोसाइटी की सेलिब्रेशंस होंगी और जिससे स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगा। स्टैंडर्ड सेटिंग की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, तो इसके अंदर क्या आएगा, रेगुलेटरी अप्रोचेस प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के लिए सेम रहेगा। पहले गवर्नमेंट स्कूल की जो रेगुलेटरी अप्रोचेस थी वो अलग थी और गवर्नमेंट की अलग थी, लेकिन अब प्राइमरी और गवर्नमेंट दोनों के लिए जो ये रेगुलेशंस होंगी ये सेम होंगी। स्कूल एजुकेशन की रेगुलेशन अब तक एक सिंगल बॉडी ही करती रही, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसे DSC कहा जाता था, लेकिन अब यह ओवरऑल मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी और ऑपरेशन और प्रोविज़न में इंटरफेयर नहीं करेगी। और अब ये काम कौन करेगा, डायरेक्टरेट ऑफ जो स्कूल एजुकेशन है वो BO और DO के साथ मिलकर करेंगे और सभी स्कूल्स के लिए मिनिमल प्रोफेशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSSA फॉर स्टेट, इसके लिए SCRT एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी। और एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर SSSA जो है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी तैयार करेगी, जिसमें सेल्फ ऑडिट का भी प्रोविज़न है और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों SCRT के द्वारा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। और ओवरऑल सिस्टम के लिए पीरियोडिक हेल्थ चेकअप के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा और स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल के लिए स्टेट असेसमेंट सर्वे भी रखा जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें थी ये थी स्कूल एजुकेशन के बारे में। और स्कूल एजुकेशन के बारे में नेशनल पॉलिसी 2020 क्या कह रही है, और आप ये सब डाटा MHRD की साइट से देख सकते हैं। MHRD की साइट पे ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में डिटेल में अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट में हम हायर एजुकेशन और इसके अगले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।